दीदी, तुमने तो सबकी साड़ियाँ बहुत ही अच्छी ली है और महंगी भी है, लेकिन तुम्हारी छोटी ननद की साड़ी सबसे अलग और सबसे सस्ती क्यों? अरे छोटी, अब तुझे क्या बताऊं उनके बारे में। वो कौन सा कालू का खजाना लेकर आएंगी मेरी बेटी के लिए। देखना, मुझे तो डर है कि कहीं 501 ही ना पकड़ा दें। 2 दिन बाद ही नीलम की बेटी साक्षी की सगाई थी। घर में खूब चहल पहल थी कि अचानक ही नीलम चिल्लाते हुए आई, अरे किसी को याद भी है कुछ? क्या हुआ भगवान, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? कहते हुए नीलम के पति राजीव भी आ गए। शोर क्या मचा रही? अरे आपको याद भी है, आपकी बड़ी बहन आ रही है अमेरिका से। 8 बजे की फ्लाइट आ जाएगी। कोई गया है कि नहीं एयरपोर्ट लेने? हाँ याद है, मुझे सब कुछ याद है और मैंने लड़के को भेज भी दिया है अनामिका को लेने के लिए। तुम चिंता ना करो। अरे कैसे ना चिंता करूं, बहन है तुम्हारी, इतनी दूर से आ रही है, चिंता तो करनी पड़ेगी ना। तभी हॉल में नंदिनी भी आ जाती है। भाभी के मुंह से ये बातें सुनकर वो खुश हो जाती है कि सच में माँ के ना रहने के बाद भी भाभी हमें माँ की तरह प्यार कर रही हैं। तभी तो दीदी के आने की खुशी में वो पागल हुई पड़ी हैं। नंदिनी भी अभी 2 दिन पहले ही ससुराल से आई थी। वो यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे ही रहती थी। नंदिनी 2 बहन एक भाई थे। राजीव जिसमें से सबसे बड़ा था, फिर अनामिका थी और सबसे छोटी नंदिनी थी। तीनों बच्चों की शादी करने के बाद नंदिनी के माँ बाप दोनों ही गुजर गए थे। इस समय घर में नंदिनी की भतीजी यानी कि राजीव की बेटी की सगाई थी और शादी भी था, इसलिए सारे रिश्तेदार धीरे धीरे करके आ ही रहे थे। नंदिनी को भाभी ने 2 दिन पहले ही बुला लिया था और नंदिनी को आते ही बोला, नंदिनी अब तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेदारी है। जितने भी रिश्तेदार मेहमान आएंगे सबको टाइम पर चाय पानी खाना सब कुछ तुम देख लेना। देखो मैं थोड़ा बेटी की विदाई का देख लूँ, अब तुम समझती हो ना, अगर तुम नहीं देखोगी तो मैं और किससे कहूँगी। भाभी की मीठी बातों में आकर नंदिनी भी बेचारी सब कुछ संभाल लेती है। वैसे नंदिनी शुरू से ही बहुत ही सीधी थी। दोनों बहनों की शादी एक अच्छे संपन्न परिवार में हुई थी, लेकिन नसीब का खेल कहें या बदकिस्मती, अनामिका तो अपने पति के साथ अमेरिका चली गई, लेकिन बेचारी नंदिनी की किस्मत ही खराब निकली। उसके पति का एक्सीडेंट हो गया, जिससे नौकरी भी छूट गई और वो महीनों तक बेड पर ही पड़े रह गए। जितनी भी सेविंग थी सारा कुछ उनके इलाज में ही चला गया। ऊपर से घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, जैसे तैसे घर के खर्च निकल रहे थे। लगभग नंदिनी की माली हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, फिर भी नंदिनी बहुत ही संतोषी थी। वो खुश रहती थी, सब कुछ भगवान की मर्जी मानकर अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करती थी। यहाँ भी आकर भाभी की कहे अनुसार वो घर में कोई भी आता उसको चाय पानी खाना सब कुछ नंदिनी के ही जिम्मे था। जबकि राजीव ने एक कामवाली को लगा रखा था, लेकिन कामवाली के भरोसे घर की जिम्मेदारी भी तो नहीं दे सकते ना। आज नंदिनी की बड़ी बहन अनामिका आने वाली थी और भाभी एयरपोर्ट पर गाड़ी भेजने के लिए इतनी उतावली थी, जिसे देखकर नंदिनी खुश हो गई थी। उसके मन में भाभी के लिए और भी प्यार और इज्जत आ गई थी। उसने सोचा, माँ नहीं तो क्या हुआ, भाभी तो है ना, हमारी माँ की तरह ध्यान रखने वाली। नहीं तो ऐसी कौन सी भाभी होती है जो ननद के आने पर इतनी खुश हो जाए। वो खुशी खुशी भाभी को ही देखे जा रही थी कि तभी भाभी की नज़र नंदिनी पर पड़ती है और वो कहती हैं, नंदिनी एक काम करो, सबके लिए एक एक कप चाय बना दो, तब तक मैं कुछ सामान ही समेट लेती हूँ, फिर अनामिका भी आ जाएगी। नंदिनी तुरंत ही किचन में चली जाती है और भाभी अपनी छोटी बहन के साथ, जो अभी 1 घंटे पहले ही आई थी, उन्हें लेकर अपने कमरे में चली गई। इधर नंदिनी जैसे ही किचन में गई तो दूध खत्म था। दूध के लिए वो भाभी को भूलने गई कि अचानक ही दरवाजे पर उसे भाभी की छोटी बहन की आवाज़ आई, अरे दीदी ये क्या, सबकी साड़ी तो बड़ी ही महंगी और अच्छी है, लेकिन तुम्हारी छोटी ननद के लिए सबसे अलग साड़ी क्यों और इतनी सस्ती, ऐसी साड़ियाँ क्यों? अरे छोटी, तुझे क्या पता है, जो जैसा करेगा वैसा ही तो पाएगा ना। और वैसे भी वो कहती ही है कि उन्हें हल्की साड़ी ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं भी हल्की ले ली। अब सबके लिए तो ऐसी नहीं ले सकती हूँ ना। हाँ दीदी वो तो सही है, लेकिन तूने अपनी बड़ी ननद के लिए तो हमारी जैसी ही साड़ी ली है। हाँ ली है भाई, तुम्हारी बात अलग है, तुम्हें कोई ख़राब साड़ी थोड़ी ही दूंगी। और रही बात
बड़ी ननद की तो तुम्हें पता है ना, वो अमेरिका रहती है, बड़े घर की है। ऐसे वैसे कपड़े वो पहनती नहीं है। और देखना, वो लेकर भी तो आएगी कुछ बड़ा सा ही देने के लिए मेरी बेटी को। तो भाई जो जैसा देगा उसको वैसा ही तो देना पड़ेगा ना। रही बात नंदनी की, तो मुझे तो उससे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि वो कुछ दे भी पाएगी। मुझे तो ये भी डर है कि कहीं 501 ही पकड़ा के अपना पल्ला ना झाड़ ले। भाई वैसे भी उसके घर की माली हालत ठीक नहीं है। तो मेरा तो एक ही रूल है, जो जैसा देगा उसको वैसा ही दे दूंगी, हिसाब बराबर। दरवाजे पर खड़ी नंदनी भाभी के मुंह से ये सब सुन के हैरान थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो उल्टे पांव ही वापस लौट गई और कमरे में जाकर माँ की फोटो के आगे फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अभी तक तो वो भाभी की सच्चाई से अनजान थी। उसे लगा भाभी माँ के न रहने के बाद माँ का भी फर्ज निभा रही हैं, लेकिन भाभी तो हिसाब बराबर रखती हैं। तभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। अनामिका आ चुकी थी। नंदनी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और भागते हुए बाहर गई। नंदनी को देख अनामिका मुस्कुराने लगी। नंदनी दौड़ के दीदी के गले लग जाती है। दोनों बहनों के ही आंखों में आंसू थे। कितने सालों बाद मिली थी। माँ के जाने के बाद दोनों का मायके आना ही कम हो गया था। तब तक भाभी भी बाहर आ गई। अनामिका को गले लगाकर बड़ा ही प्यार करी। नंदनी भाभी को ही देखे जा रही थी, कैसे वो अनामिका पर अपना प्यार लुटा रही थी। उसे बैठाकर चाय पानी पिलाया, हालचाल ली। थोड़ी देर बाद उसे दहेज का और अपनी बेटी को देने वाला सारा सामान और गहने भी दिखाए, जो उन्होंने अभी तक नंदनी को नहीं दिखाए थे। भाभी का ऐसा बदला रूप देख नंदनी अंदर ही अंदर रो रही थी। वो समझ गई थी कि भाभी के मन में बस पैसे वाले के लिए ही अहमियत है, नहीं तो नंद तो हम भी हैं, अनामिका भी है और नंदनी भी है। लेकिन दोनों के साथ व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। नंदनी चुपचाप फिर से अपने कमरे में आकर माँ की फोटो को सीने से लगाए बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद अनामिका कमरे में आई और नंदनी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ? जब से आई हूँ तब से देख रही तो बड़ी उदास लग रही है। क्या हुआ? माँ की याद आ रही है क्या? बहन का प्यार पाकर नंदनी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, हाँ दीदी, सच में माँ की बहुत याद आ रही है। अनामिका ने नंदनी को बहुत समझाया और कहा, देख तू बस रुलाएगी ही, क्या हम कुछ और भी काम करेंगे। देख मैं तेरे लिए क्या क्या लेके आई हूँ। अनामिका ने अपना बैग खोला और नंदनी के लिए, उसके बच्चे के लिए ढेर सारा सामान लेकर आई थी, जो उसने सारा कुछ नंदनी को दे दिया। और साथ ही साथ नंदनी को साक्षी के लिए लाया हुआ डायमंड रिंग भी दिखाई। रिंग देखकर नंदनी खुश हो जाती है। अनामिका कहती है, तूने क्या लिया साक्षी को देने के लिए? दिखाएगी नहीं? हाँ हाँ दीदी, ज़रूर दिखाऊंगी। उसने एक पायल निकाली और अनामिका के हाथों पर रखते हुए कहा, दीदी तुम्हें तो पता है ना मेरे घर की हालत, बड़ी मुश्किल से मैं इतनी ही व्यवस्था कर पाई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाभी को ये पसंद भी आएगा। कहते हुए नंदनी की आंखों में आंसू आ गए। अनामिका ने अपना बैग खोला और एक सोने की अंगूठी निकालकर उसके हाथों पर रखते हुए कहा, देख माँ नहीं तो क्या हुआ, मैं तो तेरी बड़ी बहन हूँ ना, और बड़ी बहन माँ के समान ही होती है। अगर मैं तेरे दुख को नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। तू अपने आप को अकेली क्यों समझती है? मैं तो हूँ ना तेरे साथ। अगर ये भाभी को पसंद नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, इसे तू अपने पास रख। वैसे भी ये पायल बहुत ही प्यारी है। तू एक काम कर, ये अंगूठी पकड़ और साक्षी को दे देना। लेकिन दीदी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुझे बोला ना चुपचाप से साक्षी को दे देना। लेकिन दीदी, अगर इन्हें पता चलेगा तो ये मुझे 4 बातें सुनाएंगे। कैसे पता चलेगा नंदनी? तू कैसी बातें कर रही है? जब तक तू बताएगी नहीं तब तक किसी और को कैसे पता चलेगा? देख मैं समझ सकती हूँ, माँ के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। तू अभी परेशानी में है। अगर माँ होती तो माँ भी तो वही करती ना जो अभी मैं कर रही हूँ। बड़ी बहन कहो या माँ कहो, बात तो एक ही है। और अब चुपचाप से रख ले, नखरे ना कर, नहीं तो भूल मत मैंने बचपन में तुझे बहुत ही कूटा है। हंस पड़ी थी नंदनी। दोनों बहनें ही हंस पड़ी थीं। फिर नंदनी ने सारी बातें अनामिका को बताई जो उसने भाभी के मुंह से सुनी थी। अनामिका बोली, मुझे पता था नंदनी,
मैं तुझे कुछ बताती नहीं थी क्योंकि तू बहुत भोली है, हर बात दिल पर ले लेती हो। लेकिन भाभी की हरकत मैं अच्छी तरह से जानती थी, और भाभी जो मुझे इतना भाव दे रही हैं वो भी बस इसलिए कि उन्हें पता है मैं उनकी बेटी के लिए कुछ अच्छा ही दूंगी, और तेरी माली हालत भी उन्हें पता है। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। चल। और चलकर दोनों ही साक्षी का सामान भाभी को दे आते हैं। कहते हुए दोनों बहनें खड़ी हुईं और भाभी के कमरे में जाकर अनामिका कहती है, भाभी कहाँ है हमारी साक्षी? ये रिंग देखना, साक्षी के हाथों में आएगी क्या? भाभी ने जैसे ही रिंग देखा, डायमंड की रिंग देखते ही उनकी आंखों में एक चमक आ गई, चेहरे पर मुस्कान आ गई। बोली, अरे क्यों नहीं आएगी, बुआ ने इतने प्यार से बनवाया है तो ज़रूर आएगी। आप बैठो दीदी, खड़ी क्यों हो? अनामिका बैठ जाती है। फिर नंदनी आगे आते हुए कहती है, भाभी ये मेरी ओर से साक्षी को है। भाभी ने नंदनी को देखा और मुंह बनाते हुए किसी तुच्छ चीज़ की तरह डिब्बे को हाथ में लेती है, और जैसे ही डिब्बे को खोल के देखती हैं उनमें सोने की अंगूठी, मुस्कुरा पड़ती है भाभी, और नंदनी को देखते हुए कहती हैं, अरे नंदनी इसकी क्या ज़रूरत थी, तुम खुद ही अभी परेशान चल रही थी। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं परेशान ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी इकलौती भतीजी की शादी है। शादी कोई बार बार थोड़े ही होती है, शगुन भी कोई बार बार थोड़े ही देता है। खैर जैसे तैसे सगाई भी ख़त्म हो गई, शादी भी ख़त्म हो गई। पूरे ही हफ्ते का कार्यक्रम चला। आज नंदनी और अनामिका दोनों ही अपने अपने घर जा रही थी। भाभी ने दोनों के आगे विदाई की साड़ी, एक एक पायल और मिठाइयों के डब्बे रख देती हैं। अनामिका ने नंदनी को देखा। नंदनी भी नहीं समझ पा रही थी कि भाभी ने तो उसके लिए मुश्किल से 700-800 की साड़ी ही खरीदी थी, फिर उसके सामने ये महंगी साड़ी कैसे आ गई। नंदनी ने कहा, भाभी आप साड़ियाँ देखकर तो दे रही हैं ना, आपने कहीं गलती से किसी और की साड़ी तो मुझे नहीं पकड़ा दी ना? अरे नहीं नहीं नंदनी, कैसी बातें कर रही हो, मैंने तो सबके लिए एक जैसी साड़ी खरीदी है, तुम्हें जो पसंद आए वही ले लो। नहीं भाभी, मेरा मतलब ये नहीं था। कहते हुए नंदनी चुप हो गई, लेकिन अनामिका बोल पड़ी, भाभी आपने जो नंदनी के लिए साड़ी खरीदी थी वो साड़ी नंदनी को नहीं दी, क्यों? इतना सुनते ही भाभी हक्की बक्की सी खड़ी अनामिका को देखने लगी। कैसी साड़ी दीदी? मैंने तो सबके लिए एक जैसी साड़ी खरीदी थी, किसी का नाम लेकर साड़ियाँ थोड़ी ही खरीदी थी। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मुझे सब पता है कि कैसे आप कमरे में अपनी छोटी बहन को नंदनी की साड़ी दिखाते हुए बोल रही थी कि जो जैसा देगा उसको वैसा ही मिलेगा। मुश्किल से 700-800 की साड़ी थी, फिर ये तो महंगी लग रही है। आप वही साड़ी दो ना जो आप नंदनी को देने के लिए लेके आई थी। अब तो भाभी को काटो तो खून नहीं, उनकी सच्चाई जो सबके सामने आ गई थी। उनके मुंह से बस इतना ही निकला, दीदी कैसी बातें कर रही हैं? अनामिका ने कहा, भाभी कैसी बातें कर रही? आप बच्ची तो है नहीं जो समझ नहीं पा रही मेरी बातों का मतलब। भाभी हमें लगा माँ के जाने के बाद आप हमें माँ का भी प्यार देंगी, लेकिन आप तो पैसा देखकर प्यार दिखाती हैं। आज नंदनी की हालत सही नहीं है तो आप उसके लिए उसके हिसाब से गिफ्ट लेके आई, और मुझे जानती हैं कि मैं संपन्न हूँ सब चीज़ों से, इसलिए आप मेरे लिए अच्छी साड़ी लेके आई थी। बेचारी भाभी का सर शर्म से झुके जा रहा था। अनामिका ने कहा, भाभी पैसों का क्या है, पैसे तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, आज नहीं है तो कल आ भी जाएंगे। नंदनी की हालत हमेशा के लिए ऐसी नहीं रहने वाली है, ये तो बदल जाएगी, लेकिन आपकी जो ये हरकतें हैं उसका क्या? वो तो हमारे दिमाग में जैसे घर कर गई हैं। भाभी शादी ब्याह जीवन में एक ही बार होता है, और एक ही बार किसी को अपनी खुशी से कुछ देने का मौका मिलता है। अगर उसमें भी आप उसकी औकात देकर देंगी तो फिर रिश्ते का मतलब ही नहीं रह जाता है। आप नंदनी को इस घर में बुलाकर नौकरों की तरह काम करवा रही हैं। वो इस घर की बेटी है, ससुराल से आई 2 दिन के लिए, फिर भी इस घर की इज्जत को, आपकी इज्जत को अपनी इज्जत समझकर लगातार पूरे दिन एक पैरों पर खड़ी रहती है, और आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। अभी तक तो आपने उसके लिए नॉर्मल ही साड़ी रखी थी, आपको लगता था कहीं वो 501 ना पकड़ा दे, और जब आपने देखा कि उसने सोने की अंगूठी दी है
तो आप उसके लिए महंगी साड़ी निकाल दी। अब जो साड़ी नंदिनी के लिए लाई थी, आपको क्या लगता था वो साड़ी नंदिनी जाकर अपने ससुराल में अपने ससुराल वालों को दिखाएगी? नहीं, आपने तो देकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन नंदिनी के बारे में सोचा कि उसके ससुराल में कितनी बातें सुनने को मिलेगी। सब लोग आपको ही बोलेंगे कि माँ के जाने के बाद उसे किस तरह से साड़ियाँ मिलने लगी हैं। ये शगुन की साड़ियाँ होती हैं भाभी। बेचारी नंदिनी अपनी इज्जत बचाने के लिए बाहर से एक अच्छी महंगी साड़ी खरीद देती, फिर ले जाकर सबको दिखाती कि देखो मेरी भाभी ने दिया है। आपका ही मान सम्मान बढ़ता ना, लोग आपको ही इज्जत देते ना। अगर हम कुछ भी करेंगे अपने ससुराल में तो किसकी इज्जत बढ़ाने के लिए करेंगे? आपकी इज्जत ना, और आपकी इज्जत बढ़ेगी उसमें हमारी भी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन आपको ये सब समझ में कहाँ आता है। आप तो लोगों को उसकी औकात देखकर जज करती हैं। अनामिका की बातें सुन भाभी बुरी तरह से डर गई थी। तब नंदिनी ने इशारों से ही अनामिका को मना किया। दीदी जाने दो ना, भाभी की हालत देखो। भाभी को डरा देख अनामिका मुस्कुराने लगती है और कहती है, भाभी आपने जो इस कमरे में हरकत की है, आपको क्या लगता है ये सब जाकर हम बाहर बताएंगे किसी को? नहीं भाभी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम तीनों के बीच की बातें हम तीनों में ही रहेंगी, क्योंकि अगर हम बाहर जाकर कुछ भी कहेंगी तो लोग आपको ही उल्टा सीधा बोलेंगे, चार बातें सुनाएंगे आपको। इस घर की इज्जत हमारी इज्जत है। अभी भी इसे हम अपना घर मानते हैं, लेकिन शायद आप हमें अपना नहीं मानती। कहते हुए अनामिका नंदिनी का हाथ पकड़ जाने लगती है। भाभी को सच में बहुत ही पछतावा हो रहा था। दोनों को जाते हुए देख भाभी दोनों को ही पकड़ के रोने लगती हैं और रोते हुए कहती हैं, सच कहा दीदी आपने। शायद मेरी ही मति मारी गई थी, जो मैं अपनों को ही अपना नहीं समझ रही थी। मेरे ही दिमाग पर पैसों का नशा चढ़ा हुआ था, भटक गई थी मैं। मुझे माफ़ कर दो। मैं बड़ी भाभी हूँ ना, बड़ी भाभी तो माँ समान होती है। माना कि मैं आपकी माँ नहीं हूँ, लेकिन भाभी माँ समान होती हैं। ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दीजिए। और नंदिनी, मुझे तो इस समय तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैं तो तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाती रही। क्या तुम अपनी बेअक्ल भाभी को माफ़ नहीं करोगी? कहते हुए भाभी दोनों के ही आगे हाथ जोड़ लेती हैं। नंदिनी अनामिका दोनों ही एक दूसरे को देख मुस्कुरा देती हैं। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। अनामिका भाभी का हाथ पकड़ते हुए बोली, कोई बात नहीं भाभी, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। एक बात और, गलती से भी ये बात अपने भैया को मत बताना। नहीं बताएंगे भाभी, आप चिंता मत करिए। भाभी हम इतनी भी बुरी नहीं हैं, हमें पता है। अगर भैया को पता चलेगा तो फिर आपकी आफत आएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। समय रहते आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए बहुत है। अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। अनामिका की बात सुन भाभी आगे बढ़ती है और नंदिनी को गले लगाकर रो पड़ती हैं। नंदिनी भी सब कुछ भूल भाभी को गले लगा लेती है। दोस्तों, किसी की गरीबी या किसी का पैसा देखकर उसे आंकना नहीं चाहिए। समय कब किसे कहाँ करवट बदलने लगे, इसका किसी को एहसास ही नहीं होता है। ये एक पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है। कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।